हेलो स्टूडेंट, आज हम आर्ट्स सब्जेक्ट 12th कक्षा के अंतर्गत अध्याय 6 जल संसाधन चैप्टर के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखते हैं वह प्रश्न। पहला प्रश्न, यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों की तेजी से कमी आ रही है। इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं फटाफट कौन कौन से कारक है। सिंचाई के लिए जल की अधिक मांग, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि बढ़ी है और सिंचाई की मांग भी क्या हो गई है, अधिक हो गई है। दूसरा है उद्योगों में जल का अंधाधुंध प्रयोग व जल प्रदूषण में वृद्धि। उद्योग भी बढ़े हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण और इसके कारण भी जल प्रदूषण में वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप जल के उपयोग में भी वृद्धि हुई है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लोगों पर संदूषित जल, गंदे पानी के उपयोग से क्या संभव प्रभाव हो सकते हैं, मतलब गंदे जल के प्रभाव। तो देखते हैं, संदूषित जल, गंदे पानी के उपयोग से लोगों में अनेक रोग हो जाते हैं, जिनमें हैजा, पेचिश, तपेदिक, पीलिया आदि प्रमुख रोग हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में 80% पेट के रोग संदूषित जल या गंदे पानी के उपयोग के कारण पैदा होते हैं। अगला देखते हैं, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौमजल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो इन राज्यों में भौमजल विकास सबसे अधिक इसलिए संभव हुआ है, भौमजल यानी भूमिगत जल, क्योंकि पंजाब तथा हरियाणा में कम वर्षा होने के कारण धरातलीय जल पर्याप्त रूप में नहीं मिल पाता और भूमजल का प्रयोग अधिक होता है। मतलब पृष्ठीय जल नहीं मिल पाता, जैसे नदी, तालाब, इनका, तो भूमजल का अधिक प्रयोग होता है। तमिलनाडु में चावल की कृषि के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। हरित क्रांति का शुभारंभ भी इन्हीं राज्यों में हुआ है। इसके लिए भूमजल का विकास किया गया। साथ ही भूमजल की मात्रा भी इन राज्यों में सर्वाधिक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 में कोई 4 प्रमुख विशेषताएं हमें बतानी है। तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। जहां पेयजल के स्रोत का कोई विकल्प नहीं होता, वहां सिंचाई परियोजना में पेयजल के घटक भी सम्मिलित करना चाहिए। समस्त मानव और अन्य प्राणियों को पेयजल उपलब्ध कराने की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि सभी को पीने का जल मिले। पेयजल मतलब पीने का जल उपलब्ध हो। भूमजल के शोषण को सीमित और नियमित करने के उपाय करना चाहिए। पृष्ठीय जल और भूमजल दोनों की गुणवत्ता सुधारने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। तो ये सब नीतियाँ थी किसके अंतर्गत? भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अंतर्गत। वेरी मस्ट एमपी प्रश्न है, तो इसका अध्ययन करें और इसे याद करें। भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारक, तो कई कारक हैं इसके लिए। भारत में जल संसाधनों की कमी के कारण सिंचाई की जल की अधिक मांग हुई है। सिंचाई तथा कृषि के उपयोग के लिए पृष्ठीय जल 90% और भूमिगत जल 92% भाग पर उपयोग में आता है, किंतु फिर भी सिंचाई की मांग पूरी नहीं हो पाती। जिन कृषि में ज़्यादा जल चाहिए रहता है तो वह है चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल, अन्य घरेलू कार्यों में भी जल की मांग अधिक होती है। उद्योगों के लिए भी जल की मांग बढ़ रही है। देश में वर्षा केवल 4 महीने होती है और 8 महीने ऐसे ही सूखे रहते हैं और कई बार अनियमित होती है, असमान होती है। ऐसे में सूखे की स्थिति भी बन जाती है। फिर अगला देखते हैं अपन कोई प्रश्न, जल संसाधन संरक्षण के 3 उपाय किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो एक तो सामाजिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। फिर इसके बाद जल संग्रहण तथा इसके अभाव पर रोक कर जल संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं, जैसे बांध बनाकर, जलाशय बनाकर, और जो जल के स्रोत हैं उनको प्रदूषण मुक्त रखकर इस प्रकार से हम जल संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं।
और इसके बाद है वर्षा जल संग्रहण की 4 विधियों का वर्णन। तो मकानों की छतों पर जब बारिश का पानी गिरता है तो वह ऐसे ही बेकार चला जाता है, तो इसके लिए उस जल को पास में गड्ढा खोदकर संग्रहण करें और भूमि में प्रवेश करवाएं, जिससे भूजल स्तर बढ़ेगा। खेतों और गांवों के तालाब का विस्तार किया जाए, मतलब कृत्रिम तालाब बनाए जाए, इससे भी भूमिगत जल बढ़ जाएगा उस क्षेत्र का। मेड़बंदी तथा सीढ़ीदार खेत पानी को रोकेंगे और खेती की फसलों के योगदान में सहायक होंगे। और बांध व नहरों पर बांध सर्वाधिक जल संग्रहण का उत्तम साधन है। वन रोपण जहाँ बादलों को आकर्षित करते हैं वह कर वर्षा को आमंत्रित करता है, मतलब जहाँ अधिक हरियाली होती है वहाँ अधिक बारिश होती है, इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए। और वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वह जल को का अवशोषण करके वो भूमि को नम बनाए रखती हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, जल संभर पर प्रबंधन का उद्देश्य लिखिए। तो जल संभर प्रबंधन का अभिप्राय मुख्य रूप से धरातली तथा भूम जल संसाधनों के कुशल व दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते वर्षा जल को विभिन्न विधियों द्वारा रोककर अंतःस्रवण, तालाब पुनर्भरण तथा कुओं आदि के द्वारा भूम जल का संचयन पुनर्भरण शामिल किया जाता है। हाँ, जल संभर प्रबंधन सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक जल संसाधनों और समाज के लिए आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना